नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके वो हल कराए जा चुके हैं। जो आपके अति लघु से पहले जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो अभी 3 पार्ट में कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो 1 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सबको शामिल किया गया है। इन्हीं प्रश्नों की संख्याओं को बदलकर आपसे फिर से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें 70 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिसमें यह पार्ट 1 है, जिसमें 35 प्रश्न आज आपको हल कराए जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखते हैं। समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए। तो दोस्तों, समानुपात में जो होते हैं वो 4 पद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनका संबंध होता है वह संबंध यह होता है कि जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल मध्य पदों के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि जो 5:10 दिया है और समानुपात 4:8 दिया है, इसमें जो बाह्य पद हैं उनका गुणनफल मध्य पदों के बराबर होगा। यानी यह जो बाह्य पद हैं 5 और 8, बाह्य पद मतलब जो बाहर हैं। ठीक है, तो 5 और 8 को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 40। इसके अलावा जो मध्य पद हैं उनको भी हम गुणा करेंगे तो आएगा 40, और यही हमारा संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको आप थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है यदि 6 साबुन का मूल्य 24 है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों, समानुपात आपका सिलेबस में है तो हम इसको समानुपात से ही हल करेंगे। और समानुपात में इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें x के साथ साथ y भी बढ़ते जाता है। उसमें हम इस प्रकार से हल करते हैं, यानी जो साबुन होगा उसको ऊपर से नीचे और जो मूल्य होगा उसको भी ऊपर से नीचे लिखेंगे समानुपात के रूप में। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है प्रतिलोम समानुपात, वह भी इसका अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, इसको देखते हैं। 6 साबुन का मूल्य है तो 6 के सामने हम उसके मूल्य को लिख लेंगे। ठीक है, और जो आपके आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे साबुन दिया हुआ है तो साबुन लिख लिया, दूसरी तरफ मूल्य लिख लिया। 6 का दिया है 24 तो 6 के सामने 24, और 7 का आपसे पूछ रहा है तो 7 के सामने x। ठीक है, अब जैसे जैसे हम साबुन ज़्यादा लेंगे उस प्रकार से मूल्य बढ़ेगा, यानी x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो यह हो गया हमारा अनुलोम समानुपात, जिसमें तीर जो होती है आपकी यह लगती है। ठीक है दोस्तों, यानी सीधा सीधा इसको हल करते हैं। यानी 6 लिखेंगे, अनुपात 7 लिखेंगे, समानुपात 24 लिखेंगे और हम x लिखेंगे। अब जो बाह्य पद हैं 6 और x, इनका गुणा हो जाएगा तो 6x बराबर मध्य पद यानी 24 गुणे 7 या फिर 7 गुणे 24। तो अब जब हम हल करेंगे तो 6 से 24 कट जाएगा, 6 चौके 24, और 7 से जब गुणा होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7 चौके 28, यानी 7 साबुन खरीदने पे हमें 28 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है प्रतिलोम समानुपात का। यानी जैसे जैसे आप जो x है यानी मज़दूरों की जो संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उल्टा तीर लगाते हैं या फिर उल्टा हल करते हैं। एक को हम लिखेंगे 10:6 तो दूसरे को हम लिखेंगे x:12, यानी एक में ऊपर से नीचे लिखेंगे तो दूसरे में नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों कह रहा है 12 मजदूर किसी दीवार को, तो दोस्तों पहले मजदूर लिखा है तो आप मजदूर लिख लीजिए, किसी दीवार को तो दीवार लिख लीजिए। 12 मजदूर हैं तो मजदूर के नीचे 12, और दीवार कितने दिन में बनाते हैं तो 10, तो दिन के नीचे 10। उसी प्रकार पूछ रहा है आपसे कि उस दीवार को 6 दिन में, 6 दिन की बात कर रहा है तो दिन के नीचे 6 हो गया, और मज़दूरों की आवश्यकता होगी, यानी मज़दूर जो आपके 6 दिन के लिए है वह नहीं दिया हुआ है। अब हम इसको उल्टा हल करेंगे, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो प्रतिलोम समानुपात का है। यानी जो एक टर्म होगा उसको ऊपर से नीचे
समानुपात जो दूसरा होगा उसको नीचे से ऊपर, यानी हो जाएगा हमारा दोस्तों 12:x समानुपात 6:10। अब हम इसको हल कर लेंगे तो जो बाह्य पद होगा उनका गुणनफल जो होगा 12 × 10 यानी 120, मध्य पदों के गुणनफल यानी 6 × x यानी 6x के बराबर होगा। अब यहाँ से हल करेंगे तो 6 दूनी 12 और शून्य का शून्य लग जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आ गई वह 20 आ गई, यानी 20 जो मजदूर होंगे वह 6 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, यानी मजदूर लिखा हमने, दिन लिखा, 10 दिन में 10 मजदूर 2 दिन में करते हैं तो 10 के सामने 2 हो गया। फिर 2 मजदूरों की दिन पूछ रहा है तो 2 के सामने हमने x लिख दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी जो दिन होंगे वो कम होते जाएंगे, यानी यह जो प्रश्न है वह प्रतिलोम समानुपात का है। तो एक जो मजदूरों की संख्या हम लिखेंगे वह ऊपर से नीचे 6:2 समानुपात नीचे से ऊपर यानी x/2 लिखेंगे। इसको फिर हल कर देंगे तो जो बाह्य पद होंगे दोस्तों यानी 10 दूनी 20 मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होंगे यानी 2x। तो इसको हल करेंगे तो 2×20 यानी जो हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी जो दिन आए 2 मजदूर 10 दिन में उस काम को पूरा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो जो मजदूर है तो पहले हम मजदूर लिखेंगे, फिर 7 दिन में बना रहे हैं तो दूसरी तरफ दिन लिखेंगे और मजदूर के नीचे 6 दिन के नीचे 7। 21 मजदूर उस कमरे को कितने दिन में बना सकेंगे, यानी 21 मजदूर उस कमरे को कितने दिन में बना सकेंगे। तो यह भी जो प्रश्न है वह प्रतिलोम समानुपात का है, क्योंकि जैसे जैसे मजदूर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके कम दिन लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको ऊपर से नीचे और इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 6:21 समानुपात x/7। इसको जब हम हल करेंगे तो बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम हल कर देंगे तो 7 3 × 21, ठीक है, यानी आ गया आपका 6 = 3x और फिर 3 से 2 बार में यह 6 कट जाएगा, यानी ये जो x की वैल्यू आ गई दोस्तों वह 2 दिन आ गई, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, तो उस चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों जैसे जैसे वो टाइम लेती जाएगी उस वैसे वैसे वह दूरी भी लेती जाएगी, यानी दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो यह जो प्रश्न है वह है आपका अनुलोम समानुपात का है, यानी जो दोनों तीर होंगी, यानी ये इसको सीधा हल करेंगे, ठीक है। तो जो आपका एक तरफ समय लिख लेंगे क्योंकि आपको समय दिया हुआ है, ठीक है, यानी घंटे दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दूरी दी हुई है तो दूरी लिख लेंगे। तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में ज्ञात करना है, तो इसी को हम सीधा सीधा लिख लेंगे 2:5 = 120/x। अब जो बाह्य पद हैं उनका गुणनफल मध्य पदों के बराबर हो जाएगा, यानी 2x = 5 × 120। अब 2 से जो है 120 कट जाएगा 60 बार में। अब जब हम 60 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300 किलोमीटर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगे उतना ज़्यादा हमें रुपए देना होगा, यानी यह भी अनुलोम समानुपात है। तो इसको भी हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। तो चाय की मात्रा हमने किलोग्राम में जो पहले लिखा हुआ है उसको लिख लिया, यानी 4 kg का जो मूल्य है वो 420 है, ठीक है। तो 12 का हमें ज्ञात करना है तो x लिख लिया। अब हम इसे सीधा सीधा 4:12 बराबर या फिर समानुपात 420/x लिख देंगे, और जो बाह्य पद होंगे वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएंगे, यानी 4x = 12 × 420 हो जाएगा, यानी 4×3 = 12, यानी जो x की वैल्यू आ गई दोस्तों वह 420 × 3 आ गई। यानी जब हम हल करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 दूनी 6 है, 3 चौके 12, यानी 1260 जो है वह इसका मूल्य आ जाएगा 12
किलोग्राम चाय का। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, समानुपात किसे कहते हैं दोस्तों। तो समानुपात, जब दो अनुपात दिए रहते हैं वह आपस में जब बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आप लिख दीजिएगा, फिर एग्जाम्पल से आप समझा दीजिएगा कि 5/10 एक अनुपात है, दूसरा अनुपात 4/8 है। जब इसको आप हल करेंगे तो यह भी 1/2 आएगा, यह भी 1/2 आएगा, यानी यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो यह समानुपात है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैं आपको तभी से बता रहा हूँ, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, तो इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है वह है अनुलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार x बढ़ता है साथ ही साथ y बढ़ते रहे, यानी आपने कोई एक पेंसिल खरीदी 2 रुपये की, 2 पेंसिल खरीदी 4 रुपये की, तो इसी प्रकार जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ता जाता है, तो वह होता है हमारा अनुलोम समानुपात, जिसको आप थ्योरी में लिख सकते हैं। जब दो राशियों x व y इस प्रकार से संबंधित हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर, या फिर आप समझ सकते हैं कि 2 पेंसिल आपने 4 रुपये में खरीदी तो 1 पेंसिल कितने में खरीदेंगे, यानी 2 रुपये में, यानी उसी जो अनुपात है उसी अनुपात में घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो यह राशियाँ अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं, तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात का सीधा अनुपात कहते हैं, क्योंकि इसको सीधा सीधा हल करते हैं और इसी प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम प्रतिलोम समानुपात को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रतिलोम समानुपात वह होता है जैसे किसी काम को कुछ मज़दूर हल करते हैं, फिर जब मज़दूरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो वो काम जल्दी से जल्दी हो जाता है, तो यही होता है हमारा प्रतिलोम समानुपात, जिसमें लिखा हुआ है प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात कहा जाता है, क्योंकि जो इसको हल करने का तरीका होता है एक इस प्रकार होता है और एक इस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको इस प्रकार प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के समानुपात में एक राशि x का मान बढ़ाने पर, यानी मज़दूरों की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो उनके दिनों की संख्या है वह घट जाती है, तथा अगर y का मान घटाने पर, यानी अगर मज़दूरों की संख्या घटा दी जाए तो जो दिन होता है वह बढ़ जाता है, यानी दोनों में यह जो होता है यह उल्टा होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, उसी को हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इसी पे आधारित है। एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिन का भोजन सामग्री है, यानी 50 बच्चे हैं अगर, तो वह 40 दिन में जो खाना है उसको खा सकते हैं। तो एक तरफ हमने छात्र लिख दिए और दूसरी तरफ भोजन सामग्री लिख दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि अगर उतना ही खाना बनाया गया है और साथ ही में 30 छात्र और आ जाते हैं, तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि छात्र बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यानी जो x है यह बढ़ रहा है तो y जो है वो घट रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा प्रतिलोम समानुपात। यही जो आपको ऊपर बताया था, यानी जो यह हल करने का तरीका होगा वह एक तीर नीचे लगेगी और एक ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो जो 30 छात्र बढ़ जाते हैं, यानी 50 छात्र तो हैं ही हैं हमारे पास, 30 और बढ़ जाते हैं तो कितने छात्र हो गए दोस्तों, 80 छात्र हो गए। ठीक है, और उनको जो भोजन समाप्त करने में समय लगेगा वह x लगेगा, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम प्रतिलोम समानुपात से हल कर लेंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 50/80 बराबर x/40। अब जो बाह्य पद होंगे वह मध्य पदों के बराबर होंगे गुणनफल में, तो 50 × 40 को जब हम गुणा करेंगे तो बराबर होगा 80 × x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप काट भी सकते हैं कि 40 दूनी 80 और 2 से 25 बार में कट जाएगा 50, तो जो हमारे x की वैल्यू आ गई वह आ गई 25 दिन। ठीक है दोस्तों, छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री 25 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। दोस्तों, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है कि अगर 2 का पूछ रहा है तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे हम इसको गुणा करें तो 1 प्राप्त हो। तो दोस्तों, जो इसमें जो
दो दिया है तो इसको हर में कुछ भी नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, और इसी को जो बदल देते हैं वही होता है हमारा दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम। यानी जो हर में है वो अंश हो जाएगा, जो अंश में है वो हर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो सब कुछ कटकर 1 ही प्राप्त होगा, और गुणात्मक प्रतिलोम में 1 ही लाना होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 1/2 का। 1/2 का तो इसको भी आप बदल दीजिए, जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा, तो जो दोस्तों 2 होगा वह हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा प्रश्न नंबर 13 का। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 14th कि 10 की घात -1 लिखा है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो दोस्तों परिमेय संख्या यानी p/q में लिखना है इसको। तो जब किसी संख्या की घात माइनस में लगी है तो वह बटे में जाता है, तो वही घात प्लस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी 1/10 की घात 1 हो जाएगा, जिसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न है कि 10 की घात -2 दिया हुआ है, तो इसको परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में बदलना है। तो आपको अभी मैंने बताया जो भी अगर माइनस में दिया होता है वह बटे में जाता है, तो वही घात प्लस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर क्या हो जाएगा 1, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कह रहा है कि 12 गायें अथवा 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकेंगी। यानी दोस्तों कह रहा है कि या फिर किसी चारागाह के पास 12 गाय हो या फिर 8 भैंस हो। ठीक है, 12 गाय होंगी तो भी 10 दिन में चर सकेंगी जो घास है, और 8 भैंस हैं तो भी 10 दिन में चर सकेंगी। तो हमें 3 गायों और 3 भैंसों का ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम किसी एक क्वांटिटी या एक में बदल लेते हैं, या तो हम इसको गाय में या भैंस के रूप में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 12 गाय जो हैं वह 8 भैंसों के बराबर हैं, क्योंकि जो 12 गाय हैं वो भी 10 दिन में चरती हैं और उतनी 8 भैंसें भी उतने ही दिन में चरती हैं। तो यह दोनों आपस में बराबर हो गया, जहाँ से हम एक गाय की जो चरने की कैपेसिटी है वह निकाल लेंगे भैंसों की तुलना में, तो 8/12 भैंसों का चरने के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 3 को दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो जो 3 गायों के चरना जो होगा वह भैंसों के चरने में निकल आएगा, यानी 3 गाय जो होंगी वह 2 भैंसों के बराबर होंगी। तो यहाँ से हमने बदल लिया, यहाँ से आ गया हमारा दोस्तों 3 गायों बराबर 2 भैंस, और 3 भैंसों का ऑलरेडी हमें ज्ञात करना है, यानी 5 भैंसों का हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमें 8 भैंस का दिया हुआ है, 5 भैंस का ज्ञात करना है, और 8 भैंस जो हैं वो 10 दिन में चरती हैं, तो 5 भैंस जो होंगी वह कितने दिन में चरेंगी। तो दोस्तों भैंसों की संख्या कम हो जा रही है, तो जो दिन लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे। तो यह हो गया हमारा प्रतिलोम समानुपात, यानी एक को हम ऊपर से नीचे लिखेंगे 8:5, तो दूसरे को नीचे से ऊपर यानी x/10। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 5 दूनी 10, यानी दोस्तों अब हम इसको हल कर लेंगे तो यह जो हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल होगा और मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 8 दाम में 80 बराबर 5x। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम में 5, 5 छके 30, यानी x की जो वैल्यू आ गई वह आ गई 16 दिन। तो हो जाएगा दोस्तों 12 गाय या फिर 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चरती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंस 16 दिन में चर सकेंगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 5 की घात दिया हुआ है दोस्तों 5, और भागे लगा हुआ है 5 की घात 3। तो दोस्तों जब भी भाग होता है बीच में और जो आधार है 5 वह सेम होता है, तो जो घात होती है वो आपस में घट जाती है, तो जो आंसर हो जाएगा वो 5 की घात 2 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपका उत्तर हो जाएगा, या फिर यह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, इसको सरल करना है दोस्तों। तो 1 दिया हुआ है आपको 1/8, और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर घात माइनस में लगा हुआ है तो वो बटे में आएगा, तो वह प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो यह 8 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 की घात 3 लिखा है, तो इसको हम सरल करना है इसलिए हम यह लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, जो गुणा में क्या होता है दोस्तों, यह दोनों आपस में
गुणा हो जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारी घातें हैं वह हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणे 3 की घात हो जाएगा 3। इसको जब हम हल करेंगे तो 6 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने घातांक का नियम नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 3 की घात -2 और 3 की घात 5, यानी आधार आपका सेम है और बीच में गुणा है तो पावरें आपस में जुड़ जाएंगी। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 की घात 3, जिसको हल करेंगे तो आएगा 27। दोस्तों अगले प्रश्न में है कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जो हर होता है, हर इसका कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा और अंश जो होता है वो हर में बदल जाएगा, यानी 1/a जो होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जिसको हम a की घात -1 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन निकालने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो आप एक प्रकार होता है आहरण फॉर्म भरना, यानी विड्रॉ का जो फॉर्म आता है उसे भरना, चेक द्वारा या फिर एटीएम द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह आप विधियाँ लिख देंगे। इसके प्रकार अगला प्रश्न अगर पूछा जाता है चेक कितने प्रकार का होता है तो आप लिखेंगे बियरर चेक, आदेशिक चेक और क्रॉस चेक यानी रेखांकित चेक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो है वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने के पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है। तो दोस्तों वह होगा 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए कि आप बैंक क्यों जाते हैं। तो धन जमा करने जाते हैं, ऋण लेने जाते हैं या फिर आहरण करने यानी विड्रॉल करने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है। तो दोस्तों नियम बदलते रहते हैं या फिर जो नियम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि बैंक में प्रथम बार धन जमा करने की इच्छा जब हम करते हैं तो हमें खाता खोलना पड़ता है, यानी आपको अगर बैंक में जमा करने की इच्छा है पैसे आपके तो आपको खाता खोलना पड़ता है, तभी आप जमा कर पाएंगे। इसके लिए मैं बैंक से प्राप्त जो निर्धारित जो एक आपको फॉर्म मिलता है उसको फिल करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लिखा है उसी के अनुरूप नमूने का हस्ताक्षर अधिक से अधिक 3 बार जो है वो करना होता है। खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका पहले से उसमें खाता हो उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो आपके परिचयदाता अपना बैंक में किया गया हस्ताक्षर करके आपकी अपनी खाता संख्या लिखता है। ठीक है दोस्तों, यही हो गया बैंक में खाता खोलने का प्रकार। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 10 की घात अगर -3 है तो इसको परिमेय में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों आप इसे समझ लीजिए कि जो भी निगेटिव में घात होता है वह हर में जाके पॉजिटिव में हो जाता है और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों -5 की घात है -4, यानी जो आपके आधार हैं वह सेम है तो आधार में क्या होगा, जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो -4 -3 यानी -5 की जो घात हो जाएगी वह -7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बैंक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बैंक किसे कहते हैं। बैंक वह संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने तथा ऋण देने का कार्य करता है। प्राचीन काल में दोस्तों पैसे आप घर में रखते थे या फिर यहाँ लिखा है ज़मीन में गाड़ कर या नींव में छिपा कर रखते थे, परंतु अब बैंक हो तो आप अपने बैंक खाते में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे देश के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हो जाती है और राष्ट्र का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है 29 खाता के कोई 3 प्रकार बताइए। तो बचत खाता, चालू खाता, आवृत्ति यानी संचयी खाता। ठीक है दोस्तों, आहरण फॉर्म किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम बैंक से अपना धन निकालते हैं यानी विड्रॉल करते हैं तो जो फॉर्म मिलता है उस फॉर्म को भर के जब हम जमा करते हैं तो पैसे निकलते हैं, उसी को आहरण फॉर्म कहा जाता है। क्या यह सत्य है दोस्तों, देखते हैं क्या यह जो सेंटेंस लिखा है वो सही है। तो ब्याज दर का संयोजन मासिक, तिमाही, छमाही भी किया जाता है। तो दोस्तों हाँ, जो यह संयोजन जो होता है वह प्रश्नों में मैंने आपको बताया था कि तिमाही किस प्रकार से, छमाही किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। तो हाँ यह सत्य है। 2 की घात 2 को हल करना है यानी 32वां प्रश्न है, तो 2 को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 2 की घात 8, यानी 2 को हमें 8 बार गुणा करना है, तो हम 8 बार इस प्रकार गुणा कर देंगे और जो गुणा करने पर आएगा इनका सॉल्यूशन वही उत्तर हो जाएगा 256।
दोस्तों इसमें जैसे कि आप दो दो को बार बार कर रहे थे, उसी प्रकार अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको आप अंश को अंश में 3 बार करेंगे और हर को हर में 3 बार करेंगे, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 8/243। दोस्तों अगला प्रश्न है 35, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। दोस्तों इसमें आपको घन मूल दिया हुआ है, यानी जब आपको मूल में दिया होता है तो जो आपको संख्या दी हुई होती है उसको जो मूल लगा होता है उतने टाइम्स में ब्रेक करना है। यानी अगर 3 लगा है तो दी हुई संख्याओं को 3 हिस्सों में उसी हिस्से द्वारा यानी 10 10 10 द्वारा ब्रेक करना होता है, जिससे यह मूल हट सके। ठीक है दोस्तों, तो हम 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख देंगे और जो ऊपर है उसको 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 1/10 की घात जो होगा 3 होगा। और यह पहले से घन मूल लगा है तो इसको जब हटाएंगे तो 1/3 हो जाता है, तो यह 3 से 3 कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 1/10। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 35 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर एक भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।